अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं ज़रा आया था बाहर काम से, और आज की वीडियो का मकसद ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको फ़िनलैंड में स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उस बात पे कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि फ़िनलैंड में एजुकेशन फ्री नहीं है, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, कुछ केसेस में फ्री होती है, बट एक तो स्कॉलरशिप वाला केस है, उसमें चांसेस होते हैं फ्री होगी, बट एक और भी केस होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। वैसे जिन लोगों के लिए एजुकेशन फ्री है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी में यहाँ के लोकल रेजिडेंट आ जाते हैं, इनके लिए एजुकेशन टोटली फ्री है, ठीक है। नंबर 2 पे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से जितने लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कैटेगरीज़ में नहीं आते आप, सही है, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। नंबर 3 पे वो लोग आ जाते हैं जिनके पास फ़िनलैंड का वर्क परमिट है, जिसे आप ए टाइप वीज़ा भी कहते हैं, और वो ड्यूरिंग स्टडी वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी 8 से स्टार्ट हो रही है, तो वो वर्क परमिट 8 से लेकर जब तक आपकी स्टडी एंड होनी है, फॉर एग्जांपल मास्टर 2 साल का है तो 2 साल तक आपका वर्क वीज़ा वैलिड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो तब आपके लिए एजुकेशन फ्री है। बट मोस्टली लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि फ़िनलैंड में एनुअल फ़ीस होती है, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, और 12,000 से 15,000 यूरो होती है, जो कि किसी भी फॉरेनर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है, सही है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फ़िनलैंड में अगर एजुकेशन फ्री नहीं है तो क्या सीन है भाई। उसके बाद फिर ये सोल्यूशन है कि आप स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आओ। स्कॉलरशिप पे ये सीन होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ 100% फी वेवर दे रही होती हैं, प्लस स्टाइपेंड भी दे रही होती हैं। नंबर 2 पे सिंपल कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ 100% फी वेवर दे रही हैं और लिविंग आपने अपना खुद से करना है। और नंबर 3 पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि आपको 50% फी वेवर दे रही हैं, दैन 20% भी दे रही होती हैं, तो वो वेरी कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्लस प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अब आपके पास सोल्यूशन है स्कॉलरशिप, ठीक है, क्योंकि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने 5 फैक्टर्स को कंसिडर करना है जिनकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। नंबर 1 पे अगर तो आप अभी बैचलर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको CGPA को मेंटेन करना है, 3 पे लेके आए मिनिमम, जो कि रिकमेंडेड है। बट अगेन सिर्फ CGPA मैटर नहीं कर रहा होता, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट आपने CGPA, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 3 रखना है, फिर काम बनेगा। 3 आउट ऑफ 4। मज़ीद बातें करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने ये बताना होता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, और आपका मकसद क्या है दुनिया में। और मतलब है कि आपने अन्नी डाल देनी है, आपने मास्टर करने के बाद आपने कुछ ऐसा लिख देना उसमें। वैसे ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखना, प्रोफेशनल तरीके से लिखना। पर 3 पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये मेंशन करवा लेते हैं कि भाई ही वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही वाज पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो भाई ये इतना मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है। जो मेन चीज़ मैटर करती है वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोग्राम के रिलेटेड है। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप जो मास्टर डिग्री यहाँ पे करने आ रहे हैं, और डेफिनेटली आपने उसके रिलेटेड कोई बैचलर में कोर्स भी पढ़ा होगा, दैन उसका कोई प्रोजेक्ट भी किया होगा, तो आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में टेक्निकल चीज़ें लिखवानी है, जिसमें आपका लेक्चरर या सुपरवाइज़र रिकमेंड कर रहा हो कि स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट किया था, मेरी सुपरविजन में बहुत अच्छा किया था, उसमें इसने ये चीज़ें सीखी, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो एप्लीकेशन को बूस्ट कर देता है। नंबर 4 पे आ जाता है आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। 2019 में मेरे वाले प्रोग्राम में 8 लोग आए थे भाई, 8 का एक्सपीरियंस था रेलिवेंट, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, सबका एडमिशन हुआ है और ऑन स्कॉलरशिप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये चीज़ आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस आप अपने किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से या कंपनी के CEO से एक लेटर बनवा सकते हैं कि बंदे ने इस चीज़ पे काम किया हुआ है और अगर ये मास्टर करेगा तो इसके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ ऐसा। ये भी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन बन जाती है, ठीक है। और नंबर 5, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी भी है, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं है, आपका आइल्स स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके एडमिशन होने की, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं। बट अभी उस पर वीडियो रहती है कि किस किस यूनिवर्सिटी में आइल्स नहीं चाहिए, वो अब बनाएंगे वक्त के साथ। और एट दी एंड एक मैंने टिप देनी है, वो लोग जिनको CGPA का भूत चढ़ा हुआ है कि भाई 4 CGPA है तो एडमिशन हो जाना है, बस शुगर है एडमिशन, तो ऐसा नहीं है।
मेहनत करनी पड़ती है भाई। आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन पे अच्छा खासा काम करना है। अगर आपका CGPA 4/4 है और आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन फारग है तो बोल जाओ भाई एडमिशन नहीं होना, ठीक है। लेकिन अगर आपका CGPA 2.8 भी है लेकिन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा है तो आपका एडमिशन हो सकता है। 2.8 मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त है उसका एडमिशन हुआ है 2.8 पे, सही है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि मैटर कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को इन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। बाकी ये है कि अभी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप स्टूडेंट एक्सपेंस पे वीडियो बनाएं, वीज़ा प्रोसेस पे वीडियो बनाएं, वीज़ा प्रोसेस के लिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए उस पर वीडियो बनाएं। वो अगले आने वाली वीडियोस में है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल कर लूँ जिसमें मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ कि फ़लान यूनिवर्सिटी इतनी इतनी स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।